आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीर गाथा की प्रतिस्पर्धा हमारे स्कूलों के विद्यार्थियों की रचनात्मक उत्कृष्टता तथा हमारे सेनानियों के साहस और बलिदान की गाथाओं का एक अद्भुत संगम है। आज के इस समारोह में मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं, जिनकी उपस्थिति से हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री महोदय का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जिनकी उपस्थिति से हम सभी कृतज्ञ हैं। मंच पर और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूं, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर हमें सम्मानित किया है। आज इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के आयोजन का ये लगातार तीसरा वर्ष है और इसके तीसरे चरण में मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस वर्ष देश भर के 2,42,000 से अधिक प्रतिभागी स्कूलों से 1,36,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वीर गाथा वास्तव में प्रतिभा एवं रचनात्मक उत्कृष्टता के रूप में परिलक्षित हुआ है, जिसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच आज यहाँ शीर्ष 100 विजेता बच्चे मौजूद हैं, जिन्होंने असाधारण प्रतिभा एवं कौशल का प्रदर्शन किया है। उनकी उपलब्धियां न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को दर्शाती हैं, अपितु शिक्षा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। आज जब हम ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, तो आइए हम अपने सशस्त्र बलों के वीरों को याद करें, जिनकी निस्वार्थ सेवा और बलिदान हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सदैव संकल्पित व उत्प्रेरित करते रहे हैं। मैं एक बार पुनः माननीय रक्षा मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री महोदय एवं सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। थैंक यू सर। वीर सेनानियों के सम्मान में रक्षा मंत्रालय द्वारा एक वीरता पुरस्कार पोर्टल विकसित किया गया है, जो विभिन्न युद्धों एवं वीरता पुरस्कार विजेताओं की विजय गाथा का भंडार है। आइए जानते हैं इस पोर्टल तथा वीरगाथा प्रोजेक्ट के बारे में इस लघु फिल्म द्वारा। सैनिकों ने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह का हमेशा एक नया इतिहास रचा है। लेकिन 15,000 फीट से ऊंची वीरान बर्फीली चोटियों पर लड़ा गया ऑपरेशन विजय अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है। इस लड़ाई में 4 शूरवीरों को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया।
आइए देखते हैं कारगिल के ऐसे एक परमवीर की शौर्य गाथा दर्शाती ये लघु फिल्म। हमारा इतिहास प्रेरणा से ही भरा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो कहानी, भगत सिंह की कहानी, सुखदेव की कहानी पढ़ी थी कि वो 23 साल के लड़के अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। जो काम मिला है उसको निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करी है। वो एक अलग ही जुनून होता है जिसमें और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपने साथी, अपने रेजिमेंट और अपना देश दिखता, बाकी कुछ नहीं दिखता। इस देश को माँ बोलते हैं, दुनिया में किसी भी देश को माँ नहीं बोला जाता। और अपनी माँ के लिए अगर कुछ लहू की बूंदें हमने बहा दी हैं तो हमने एहसान नहीं किया। युवा देश की शक्ति होती है, ताकत होती है। देश को और दुनिया को अगर लेकर के जाना है तो हमें एक सकारात्मक सोच के साथ में जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर रह कर के काम करना होगा और राष्ट्र को सर्वप्रथम रख कर के काम करना होगा, क्योंकि राष्ट्र ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है और इससे बड़ी और कोई पहचान नहीं हो सकती है। तो जो हमारा वहाँ फौज के अंदर बॉन्डिंग होता है, इतना गहरा बॉन्डिंग होता है कि वहाँ एक साथी अगर जख्मी हो रहा है उसको खुद फर्स्ट एड करेगा, उसको वहाँ अपने पीछे बिठाएगा और फिर उसकी जो काम है उसको अपने कंधे पे लेगा और लड़ता रहेगा। ये मेरे एक एक करके साथी लड़ते लड़ते जो है शहीद होते जा रहे थे। मैं भी घायल था लेकिन हिम्मत फिर भी नहीं आ रही थी। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने ज़िंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं, क्योंकि जो हमारे पास कम्युनिकेशन का सेट थे वो सब तोड़ दिए थे उन्होंने। मैंने अपने मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। जो पर्स था वो पर्स यहाँ पर रखा हुआ था, उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। जब उसने गोली चलाई तो शायद वो सिक्के इकट्ठे थे, वो सिक्कों पे जा टकराए और रिकोचिट हो गई। तब मुझे मन में आया कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके ऐसे फिर उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। हुड के अंदर हुड लगेगा, वो ग्रेनेड हुड के अंदर ही जा गिरा, ग्रेनेड फट गया, सर उड़ा उसका। पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। 4-5 जगह से जब फायरिंग किया तब उनको लगा कि हाँ अकेला नहीं यहाँ से बल्कि रीइंफोर्समेंट आ गई है, और फिर उनके पैर उखड़ गए, फिर वहाँ से वो भाग खड़ी। 3 दिन के बाद होश आया, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात टाइगर हिल टॉप के ऊपर 18 ग्रेडियर्स ने विजय पताका फहरा दिया, जो कि कारगिल युद्ध का यूटर्न होगा। रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया था, दुश्मन हमको ना भूलेगा उसे ऐसा सबक सिखाया था। और आप सबकी तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव परमवीर चक्र को कि वो मंच पर आकर अपनी शौर्य गाथा की कुछ यादें हम सबसे साझा करें। जय हिंद। ये भारत माँ के बेटे और बेटियों की आवाज नहीं है, क्योंकि भारत माँ ने बेटे और बेटियां तो पैदा ही नहीं किए, सिंह और शेर पैदा किए। जय हिंद। भारत के यशस्वी प्रखर वक्ता माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी, शिक्षा मंत्री जी, तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा सचिव, शिक्षा सचिव और तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण, इस देश की युवा शक्ति, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको मैं वंदन करता हूं। एक इंसान के 3 आयाम, शिक्षा, रक्षा और चिकित्सा। शिक्षा हमें संस्कार देती है, साहस देती है, तो हमें जीवन के 3 पी को हमेशा जीवन में अपनाना चाहिए। पहले पर्पज, कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ तो इसका पर्पज क्या है। पर्पज से हमें पैशन मिलता है, जुनून पैदा होता है और जुनून से परफॉर्मेंस बढ़ता है।
जो आप जैसी युवा शक्ति बैठी है, ये आपके पास 4 प्रकार की शक्तियां एट ए टाइम है। आपके पास शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और स्पिरिचुअल शक्ति शामिल होती हैं, तो आपका परफॉर्मेंस कितने हाई लेवल तक जा सकता है, ये शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं उस पल को आज भी याद करता हूं कि जब ये तमाम शक्तियां एकाग्र होकर के जब उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर मेरे तमाम साथी शहीद हो गए, जख्मी अवस्था में था, लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं था। एक साहस के साथ, एक विश्वास के साथ जो मुझे मेरी फौज ने दिया, एक ट्रेनिंग से, एक कुशल नेतृत्व से, एक कुशल प्लानिंग से, उस इतना जोश और जज्बा कि मैंने वो पल देखे जो आज तक आपने सिर्फ फिल्मों के अंदर देखे होंगे कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है और महसूस किया है। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करता है और उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल जाता है। वो एक साथी ऐसा भी था जो मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट था, उसके आखिरी शब्द क्या, यही उसके मुख से निकले थे और उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहार छूटती मेरी गोद में आकर के सो जाता है। इस तरह से मैंने एक एक करके अपने तमाम साथियों को अपनी आंखों के सामने मां भारती की रक्षा करते हुए, मां भारती की गोद में सोते हुए देखा है। ये 19 साल का लड़का जिसकी सिर्फ 2 साल की सर्विस थी, 8 मीटर का ऐसे सराउंडिंग एरिया जिसमें डेड बॉडियां ही डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, वो भी छत विछत अवस्था में थी। ये भी पता नहीं था कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, मुझे जाना है तो कहां जाना है। लेकिन अगर हम आस्था, विश्वास और समर्पण के साथ अपने उस परमात्मा को, जिसको अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जानते हैं, अगर उसको हम याद करते हैं तो वो शक्ति साक्षात हमारे सामने खड़ी होती है। उसको ये याद किया, परमात्मा मुझे सिर्फ नीचे भेज दे ताकि मैं अपने साथियों को सूचना देकर के अपने पोस्ट पर साथियों की जान को बचा सकूं। और अगले ही पल वैसी आवाज सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। और ये तब होता है, आपने तो महाभारत देखी होगी ना, महाभारत में आपने पितामह भीष्म देखा होगा। पितामह भीष्म ने एक ही दृढ़ संकल्प किया, प्रतिज्ञा किया, और वो प्रतिज्ञा अपने मन और मस्तिष्क से तमाम इंद्रियों को काबू में किया, तब उन्होंने अपनी मौत को भी काबू में कर लिया था। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि अर्जुन के बाणों से उनका रोम रोम बिंध गया था, लेकिन फिर भी उनके प्राण शरीर से बाहर नहीं गए थे। वो एक डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्प था। और आप भी अपने मन मस्तिष्क के अंदर अपने जीवन के प्रति एक दृढ़ संकल्पित हो जाएं, तो आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तो उसी शक्ति के बदौलत मैं मौत को भी मात दे पाया और अपने साथियों तक लुढ़क करके भी आ पाया और अपने साथियों को सूचित किया कि अभी आपके ऊपर हमला होने वाला है। ऊपर के तमाम साथी शहीद हो गए हैं। ये सूचनाओं के बाद हमारे जो मेरे बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने दोबारा से रणनीति, युद्ध नीति बनाई, प्लानिंग किया, और फिर अगली रात को दोबारा से हमारी पलटन ने अटैक किया और उस टाइगर हिल टॉप जो कि हिंदुस्तान की चुनौती बना हुआ था, उसके ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और वो जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न थी। सीजफायर हुआ, मुझे भी वहां से बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया, 16 महीने हॉस्पिटल रहा और 16 महीने के बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल की सेवा करके सेवा निवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूं। और लगातार आप जैसे नौजवानों के साथ देश भर में एक देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने का एक प्रयास कर रहा हूं, तो दिनकर जी की वो 2 लाइन याद आती हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें 2 में से क्या चाहिए, कलम या तलवार। मन में ऊंचे शक्ति, तन में शक्ति, विजय अपार। आप तलवार में से या कलम में से एक अगर चुन लिया, तलवार से भी वीर बनोगे और उस कलम से भी वीर बन सकते हो। ये आपके उस दृढ़ संकल्प
आपके पर्पज, आपके पैशन, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करेगा। मैं पुनः माननीय रक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, तमाम सैन्य अधिकारीगण और आप सबका नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र। आज संपूर्ण राष्ट्र 75वें स्वतंत्रता, माय फॉल्ट सर, 75वें गणतंत्र दिवस के महोत्सव में उमंग एवं उत्साह से सराबोर है। In order to mark this auspicious occasion, Government of India has decided to release a commemorative coin and a commemorative stamp. May I request the Honorable Raksha Mantri to release the commemorative coin followed by the stamp. It's my singular honor to request the Honorable Education Minister to join for the honors. 75वें गणतंत्र को दर्शाता ये सिक्का, जिस पर नए संसद भवन की तस्वीर उकेरी गई है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गत वर्ष मई में उद्घाटन किया गया, नूतन और पुरातन का एक भव्य संगम। धन्यवाद श्रीमान। Ladies and gentlemen, Department of Post is releasing a miniature sheet of 3 commemorative postage stamps. May I request Sushri Smita Kumar, Director General Postal Services, to come on the stage and hand over the first album to the Honorable Defence Minister for release. May I also request Honorable Education Minister to please join for the honors. लोकतंत्र की जननी भारत अमृतकाल में प्रवेश करता दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। देश कृतज्ञ है उन पूर्वजों के प्रति जिन्होंने हमारे इन मूल्यों की आधारशिला रखी। बहुत बहुत आभार श्रीमान। वीरगाथा 3 में 13 मिलियन, जी हां, 13 मिलियन से अधिक बच्चों ने भाग लिया और ये पल उनको और गौरवशाली बना रहे हैं। 1.3 करोड़ से अधिक बच्चों ने भाग लेकर एक अभूतपूर्व मिसाल कायम की है। अब समय है उन 100 विजेताओं को पुरस्कृत करने का। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रतियोगिता का आयोजन 4 श्रेणियों में किया गया है। प्रत्येक श्रेणी से 25 विजेताओं को चुना गया है। ये 25 बच्चे 3 ग्रुप्स में मंच पर आएंगे। सबसे पहले कक्षा 3 से 5 तक के विजेताओं का ग्रुप और पूरे ग्रुप की ओर से सबसे छोटा बच्चा मेडल और प्रशस्ति पत्र ग्रहण करेगा। हम आमंत्रित करते हैं पहले ग्रुप क्लास 3 से 5, जिसमें शामिल हैं पीयूष राज गौरव, अंकित कुमार। आप इनके बारे में स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पीयूष राज गौरव, अंकित कुमार आभा, श्री तमी प्रधान, सृष्टि पांडे, गौरी किरण ओगाले, श्रेयसी बेरा, तुष्टा थियम, जेबा शेख और गोहिल अंसुयाबा। जोरदार तालियों से आइए एक बार फिर से अभिवादन करें इन बहादुर बच्चों का। अब बढ़ते हैं ग्रुप 2 की तरफ। इसमें और अब बढ़ते हैं ग्रुप 2 की तरफ, जिसमें क्लास 3 से 5 तक के बच्चे सोनी कुमारी, विहान वर्मा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इन बच्चों के बारे में। गुरकीरत सिंह, अंशी सिंह, रागा राथी, सानवी पांडा, अनन्या दास और आस्था कुमारी। आगे बढ़ते हुए ग्रुप 3, जिसमें शामिल हैं सोनाक्षी,
मंथियानो, देश के हर कोने से पधारे ये बच्चे। इसके बाद पलक, अक्षत अंश, वैष्णवी मिलिंद, त्विषा मौलिक, सायन बिस्वास, भार्गव कृष्णा हजारिका। आइए आगे बढ़ते हैं अगली श्रेणी की तरफ। अगली श्रेणी है कक्षा 6 से 8, जिसमें ग्रुप नंबर 1 में शामिल है नैतिक सोलंकी, अमन महतो, रिया पुयानी कौनजेगबाम, ऐमान खान, पी बाविन, MP पिराईसूदन, मीनाक्षी सिंगल और अंशिका। इसके बाद इसी श्रेणी में यानी कक्षा 6 से 8 ग्रुप 2, जिसमें शामिल हैं कायल विजी जे, अमरीना बानो, श्रियांकस पंडा, रौनक राज, डोंकेश्वर वैष्णव, एंजिला हेक्रुजाम, रूपश्री प्रधान और दृथी एस। इसी श्रेणी में ग्रुप 3 की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले प्रांजलि राज, सुगंधा पात्रा, लिजी शैनन, तनुश्री मिश्रा, शिवानी DN, एंजल अदिति, आशीर्वाद दास और दुर्गेश वैष्णव। We now move on to the third category, that is class 9th to 10th. Group 1 we have Devadatta Thiam, followed by Roshni R, Guang Jian Liu, B. Chittaswarupa, Aditya Kumar, Nipun Singh, Pratibha Sen, Krishita Subhash एवं अभिन्न दास। Moving on to the group number 2, in the same category we have Rituparno Roy, A.P. Pratyusha, Hitesh Vijay, Isha Sharma, Rajbir Sharma, Balkrishna Buddhaji, Koil Devashish एवं उदित आर्या। We now move on to group 3 of the same category. We have Aku Ghota Harichandana, Sana Guang Lan Liu, Keshav Sahni, Tanmay Sharma, Kasani Kirti Prasanna, अंजलि धर्मराज मीना और परी चौधरी। Now we move on to the last category, that is class 11th and 12th. Group 1 has Ashutosh Prasad, Bala Sundari S, Sushant Kumar, Jayashree B, Kalpana Chaurasia, Anshu Kumari, Aisha Mahmood, Rajendra Singh and Khushi Toshniwal. We now move on to group number 2. In the same category, we have Zora Bhumika Arjun, followed by Ravi Rathore, Soumya Nidhi, Sherwin Joy Pereira, Valini Rodriguez, Ranjana P.H., Arjun Singh Jadon और Nikita Gupta. Last but not the least, moving on to group number 3, we have Harsh Dwivedi, Tanu, Barnali Sahu, Bhavya Patel, Sangeeta, Sunita Panigrahi और देवजीत दास। आइए एक बार फिर से इन सभी बच्चों का हौसला अफजाई करें जोरदार तालियों से। बहुत बहुत आभार। और अब सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव परमवीर चक्र
से मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आकर माननीय रक्षा मंत्री जी से एक स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। आपकी उपस्थिति हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। बहुत बहुत आभार मान्यवर, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। देवी और सज्जनों, वीरगाथा रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में परिकल्पित एक भागीरथ प्रयास नमन मां भारती के अमर सेनानियों के प्रति शिक्षा मंत्रालय के अतुलनीय सहयोग से वीरगाथा 3 जैसी विराट प्रतियोगिता संभव हो सकी। हमारा सौभाग्य कि माननीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपसे आग्रह मान्यवर, इस सम्मान समारोह को संबोधित करें। माननीय मंत्री महोदय। नमस्कार। देश के परम आदरणीय सम्माननीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आदरणीय चौधरी जी, रक्षा विभाग के सचिव आदरणीय गिरधर अरमाने जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, हम सबकी गौरव परमवीर चक्र सम्मान से नवाजे गए सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी, रक्षा विभाग शिक्षा विभाग की सभी वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, देश भर से आए हुए सभी छात्र छात्री भाई और बहनों, और दूर संचार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देश की विभिन्न प्रांतों में, जिलाओं में, स्कूल्स में इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने वाले सभी आदरणीय महानुभाव छात्र छात्रा भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, मेरा ये सौभाग्य है मैं ये दूसरी अवार्ड में आपके साथ सहभागी होने का रक्षा विभाग ने हमें अवसर दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की अवसर पे रक्षा विभाग ने एक अनोखा कार्यक्रम की कल्पना किया। आज़ादी के उपरांत देश में जो हमारी बलिदानी रहे, देश में जो वीर सपूत रहे, उनके बारे में देश की नई पीढ़ी तक उस प्रेरणा पहुंचे, इसीलिए एक स्पर्धा के आयोजन की कल्पना की गई। शिक्षा विभाग की सहयोग से, पार्टनरशिप से मेरे को आज सहर्ष इसको सूचित करने में मैं आत्मविश्वास से इस विषय को कह पा रहा हूं कि 2021 में कोरोना के उपरांत जब 8 लाख बच्चों से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, आज 1,36,00,000 लेस देन 1 मिलियन से 0.8 मिलियन से लेके आज 13.6 मिलियन तक ये प्रवास, ये जर्नी अपने आप में एक ही विषय को दर्शाती है। अभी अभी हम लोगों ने देश में, जब हम लोग आज 75th रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पे, पूर्व अपराह्न पे एकत्रित हुए हैं, और 3 दिन पहले देश ने राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिक एकजुटता का, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे एक नई मिसाल देखा। देश में सब समय में नई पीढ़ी उसको आगे लेके गया है। प्राण प्रतिष्ठा जितना ही महत्वपूर्ण था, मैं आज इतना ही कह सकता हूं,
हम सभी लोग अपने आस्था का केंद्र, उसके बाद हमारे परिवार की गुरुजन, और तीसरा हम सब की भारत में कोई आस्था का केंद्र है तो रक्षा विभाग की हमारी सेनानी है, वो हमारे विभाग है। ये प्रतियोगिता इसकी सबसे बड़ा प्रमाण है। आने वाले दिनों में ये प्रतियोगिता देश की और ज़्यादा स्कूल्स में जाए, ज़्यादा विद्यार्थियों में जाए, इसकी रक्षा विभाग और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों की दायित्व है। मैं दोनों विभाग के अधिकारियों से ये अपेक्षा निरंतर रखूंगा। ये पर्याप्त नहीं है, ये अच्छा है, 1,36,00,000 तक पहुंचा है। हमारे देश में 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। सभी के मन में ये भावना आनी चाहिए, तब जाके हम 2047 में विकसित भारत बन पाएंगे, हम अपने कर्तव्यों के बारे में अवगत हो पाएंगे। इसके लिए ये प्रेरणादायी परंपरा हमारे बीच में सभी के पास, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए फॉर ऑल, सभी के लिए इस कार्यक्रम को अनिवार्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी एक प्रकार की माहौल बने, ये सभी के पास पहुंचे। मित्रों, हम लोग एक नई समय में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सामने तो लक्ष्य विकसित भारत का है ही, लेकिन उसके बाद, उसके अलग हमारी जिम्मेदारी भी कुछ और है। आज समग्र मानवता की दायित्व किसी के ऊपर है तो भारत की नई पीढ़ी के कंधे पे है। विश्व में इतने युवा शक्ति किसी देश के पास नहीं है, और हम परंपरा से सिर्फ अपने लिए सोचने वाले लोग नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने G20 के मंच पे वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की। हमारी पुराने अवधारणा को आज के समय में विश्व के सामने रखने की एक नई प्रयास किया। उसमें से फिर विश्व की जो गरीब देश है, संघर्षशील देश है, सामाजिक दृष्टि से, अर्थनीतिक दृष्टि से, जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उनकी एकत्रित करके उनकी अगुवाई किया। अभी हमारे मित्र सुरेंद्र जी अपने कर्तव्य की अनुभव कह रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे थे। मित्रों, हम लोगों की कर्तव्य है इस देश को विकसित भारत बनाना, विश्व की मनुष्यता को सही रास्ता पे ले जाने के लिए दायित्व भी हम लोगों की है। मैं आज की इस गौरवमय उत्सव पे वीर गाथा हमारी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस रूप में हमने मनाना शुरू किया है। इस बार हमने इसकी दूसरी उत्सव बनाया। हमारे देश में नई पीढ़ी में बलिदान की बहुत उच्च कोटि की उदाहरण है। हमारी सेना उसकी एक बहुत बड़ा मंच भी है। हम सभी लोग राष्ट्रवाद की व्यवहारिक पक्ष में जुड़ने के लिए इस वीर गाथा को और सफल बनाएं। वीर गाथा के माध्यम से हमारी इस विरासत को, हजारों साल की विरासत को फिर एक बार पुनः जीवित करने का एक अवसर हमें देती है। विशेष करके आजादी के उपरांत की वीरता को इस प्रतियोगिता के माध्यम से नजदीक से देखने का एक अवसर देता है। मैं फिर पुनः देश की लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं। उनकी दूरदृष्टि से, आप सभी को मालूम है, माननीय राजनाथ जी मूलतः एक मौलिक चिंता नायक है। उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में अपने प्रशासनिक भूमिका शुरू किया तो शिक्षा से शुरू किया। वो गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, वो शिक्षा को कभी भूलते नहीं हैं। मैं भारत की शिक्षा परिवार की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम का एनविजन करने के लिए, उसको सफल आशीर्वाद करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए मैं दोनों विभागों को, सेना की सभी तमाम अधिकारियों को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरणादायी मंच को तैयार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर इल्यूमिनेटिंग एड्रेस सर। आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। देवी और सज्जनों,
2000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरता रफाल का कॉकपिट हो, सियाचिन की ग्लेशियर की लहू जमाती सैन्य पोस्ट या फिर अरब सागर को चीरता आईएनएस विक्रमादित्य, माननीय रक्षा मंत्री जी ने हर मोर्चे पर डटे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, उनके साथ समय बिताया है और आज उनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। आपसे आग्रह मानवर की वीरगाथा 3 के इस ऐतिहासिक समारोह को संबोधित करें माननीय रक्षा मंत्री महोदय। आज मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप ये कहेंगे कि आप कह रहे हैं बोलूंगा नहीं फिर भी बोल रहे हैं। आपने अभी भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के भाषण को सुना है और उसके पहले परमवीर चक्र विजेता श्री योगेंद्र यादव को भी भाषण को आपने सुना है। मैं दोनों लोगों के भाषण को सम्मिलित करते हुए एक बात मैं केवल कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि विजय प्राप्त करने के लिए अथवा जीवन में किसी इच्छित फल को हासिल करने के लिए, इच्छित उद्देश्य को हासिल करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। एक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक की भी आपने बात कही थी, लेकिन मानसिक और बौद्धिक एक ही है। तीसरी चीज उन्होंने कही कि आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए। बच्चे इतने यहां पर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि बहुत सारी बच्चों की समझ में आता नहीं होगा कि आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल पावर होता क्या है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, इन सब सारी चीजों को तो अच्छी तरह वह समझते होंगे, लेकिन आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर होता क्या है? क्या मंदिर में जाकर पूजा करना हमारे लिए अनिवार्य है? क्या मस्जिद में जाकर इबादत करना हमारे लिए अनिवार्य है? क्या गिरजाघर में जाकर हमको सजदा करना यह हमारे लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है? ठीक है, यह भी जीवन का एक अंग है, इसे करना चाहिए, इसमें कहीं मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, केवल यही अध्यात्म नहीं है, केवल यही स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। मैं जब भी बच्चों के बीच जाता हूं तो सामान्यतः इस विषय को मैं लेता हूं। स्पिरिचुअलिज्म है क्या? छोटे मन का कोई व्यक्ति कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। स्पिरिचुअल वही होगा जिसका मन बड़ा होगा। अब यहां बच्चे बैठे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चे बैठे हैं, इसमें कितने लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है? हाथ उठाओ, ऊपर से लेके नीचे, सबने। बहुत अच्छा। मैं बतलाता हूं आपको कि स्पिरिचुअलिज्म होता क्या है। मन का बड़ा होना यही अध्यात्म है, मन का बड़ा होना यही स्पिरिचुअलिज्म है। और इस मन को बड़ा करने के लिए मंदिर जाना, मस्जिद जाना, देवी देवताओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करना, यह सब चीजें भी अनिवार्य हैं। इसे मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। और मैं कह रहा हूं कि मन का बड़ा होना यही अध्यात्म है। इसका मतलब क्या? जैसे जैसे आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, उसी रेशियो में आपकी आध्यात्मिक क्षमता, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अब इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। थोड़े समय के लिए मान लो कि तुम्हारा मन यह सर्किल है, और मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे जैसे मन बड़ा करते चले जाओगे, यानी मन को हमने सर्किल मान लिया, यानी सर्किल का सर्कमफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सुख की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। फिर आनंद प्राप्त करोगे, और एक समय आएगा जीवन में कि जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, परमानंद भी अपने जीवन में प्राप्त कर लो।
भाई आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है उसको सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की, परमानंद की प्राप्ति होती है उसे। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में यदि इसको डिफाइन करना हो स्पिरिचुअलिज्म को, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of Anand. Circumference of the circle is directly proportional to magnitude of परमानंद। परमानंद की कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती है, परमानंद परमानंद होता है। तो जितना ही मन बड़ा करते चले जाओगे, सुख आनंद तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। यही है अध्यात्म। और आपके शिक्षा मंत्री जी, अपने शिक्षा मंत्री जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा समझा होगा, लेकिन मैं आपके शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं। लंबे समय तक आपके शिक्षा मंत्री ने मेरे साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, और आपके शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी सांसद के रूप में भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में भी, और एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में भी हमारे साथ काम वो कर ही रहे हैं लंबे समय से। मैं कह सकता हूं कि ऐसा डायनेमिक, ऐसा इमेजिनेटिव, ऐसा क्रिएटिव आपको शिक्षा मंत्री मिला है कि आपने देखा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने बड़े बड़े काम इन्होंने किए। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, बहुत तेजी से भाषण नहीं देते हैं, लेकिन जब भाषण करते हैं धर्मेंद्र जी, तो आपने सुना होगा बहुत ही सारगर्भित भाषण होता है, बहुत सारगर्भित भाषण होता है। और आयु बहुत छोटी है आपकी शिक्षा मंत्री की, बामुश्किल 53 होगी। हमसे बहुत छोटे हैं, ऐसा आपको शिक्षा मंत्री मिला। और उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह हमारी सोच है। तो यह सोच किसी छोटे मन वाले व्यक्ति की नहीं हो सकती, यह सोच केवल बड़े मन वाले व्यक्ति की ही हो सकती है। तो उन्होंने भी जो बात कही है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल कही है, आध्यात्मिक कही है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप में से कोई आज जिस दायित्व को निभाने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं, भाषण करने के लिए, तो आज मैंने तय किया था कि आज मैं भाषण नहीं दूंगा। अभी भाषण नहीं दिया, अभी तो लोगों से आपसे बातचीत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज की जो विजेता हमारे ये बच्चे हैं, इनमें से कोई लड़की यहां आए और मेरे रक्षा मंत्री के बिहाफ में खड़े होकर वो भाषण करे। मैंने पता लगाया तो ये लड़कियां बहुत हैं, सब बहुत अच्छी लड़कियां हैं, टैलेंटेड हैं, अच्छा काम भी किया है, तभी उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक उड़ीसा की लड़की है बरनाली साहू। कहां है बरनाली? कहां है? वहां खड़ी है। तुम बेटा मेरी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हो रक्षा मंत्री वाली? आ जाओ, आओ। आज इसके लिए मैंने भाषण तैयार कराया है। आ जाओ, नहीं आने दीजिए, आने, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। बोलो तो बिल्कुल रक्षा मंत्री के डायस से खड़े होकर बोले। यहां से शुरू करना, ये ना, ये एकदम जैसे बोला जाता है एकदम वैसे ही बोलना। हाँ। और देखो एक डीआरडीओ के सेक्रेटरी डीआरडीओ भी यहां बैठे हैं,
ठीक है ना? तो उनका भी नाम लिख देता हूं, डॉक्टर कामत, सेक्रेटरी, चलो DRDO ही कह दो, DDRD है लेकिन चलो चलेगा। अब ये तुम्हारे लिए भाषण में दे रहा हूं, पढ़ो बेटा पढ़ो, और नजीक जाओ। आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एडमिरल R हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, श्री गिरिधर अरमाने, डिफेंस सेक्रेटरी, डॉक्टर कामत, सेक्रेटरी ऑफ DRDO, श्री संजय कुमार, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, सूबेदार मेजर एंड ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता, भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के अधिकारीगण, मेरे प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रगण और देवी और सज्जनों। और मुझे भूल गई सर, आप ही की तरफ से तो ये बात तो शब्द है। है। ये मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज आप सबके सामने प्रोजेक्ट वीर गाथा पर अपने विचार साझा करने के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ। मुझे याद है कि 3 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के अनुसार रक्षा और शिक्षा मंत्रालय के सम्मिलित प्रयासों से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा यह प्रयास था कि हम इस देश के वीर सपूतों और अपने बच्चों से परिचित कराएं। हम हमारे बच्चों में वीरता और ऐसी कहानियां को प्रसार करें जो उनके अंदर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बलवती करे। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने जिस लक्ष्य के साथ प्रोजेक्ट वीर गाथा को शुरू किया था, उस लक्ष्य को हासिल करने में हम बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी की क्रिएटिविटी देखी और यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी अद्भुत एंट्रीज भेजी हैं आप सभी बच्चों ने। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उनसे मैं एक आग्रह करना चाहूँगी, हमारे बच्चों का मनोबल ऊंचा हो, हमारे बच्चे और अच्छा करने की ओर आगे बढ़ें। हमारे इन बच्चों को देखकर देश के बाकी बच्चों को प्रेरणा मिले। इसके लिए आइए हम सब एक बार खड़े होकर क्लैपिंग करके हमारे बच्चों का मोरल बूस्टअप करें और भारत के हर बच्चे को स्टैंडिंग ओवेशन दें। आज यहाँ पर हमारे सामने काफी संख्या में बच्चे मौजूद हैं। बच्चे बैठ जाइए और बड़े उनको स्टैंडिंग ओवेशन दें। आज यहाँ पर हमारे सामने काफी संख्या में बच्चे मौजूद हैं। यह बच्चे भविष्य में अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। यह इनके सीखने की उम्र है और प्रोजेक्ट वीर गाथा इन्हीं बच्चों को ही तो समर्पित है, ताकि यह अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना को और मुखरित कर सकें। साथियों, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, What I hear, I forget. What I see, I remember. But what I do, I understand. जब बात सीखने पर आती है तो यह कहावत बेहद सटीक साबित होती है। सीखने के क्रम में जो कुछ भी आप सुनते हैं, एक समय के बाद उसे भूल जाने की संभावना रहती है। जो कुछ आप देखते हैं वह चीज आपको याद रहती है, लेकिन जो कुछ आप करते हैं उस चीज को आप लंबे समय के लिए आत्मसात कर लेते हैं। उस चीज को आप हमेशा के लिए अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं।
आप सबने युधिष्ठिर और कृपाचार्य के संवाद के बारे में तो सुना ही होगा ना। कृपाचार्य एक बार क्रोध पर काबू करने के बारे में अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। कृपाचार्य ने थ्योरी लिखवाई कि कैसे क्रोध पर काबू पाया जा सकता है। उसके बाद कौरवों और पांडवों दोनों को यह कहा कि यह पाठ याद कर लेना, तुम सब क्रोध पर काबू करना सीख जाओगे। अगले दिन सभी पांडवों और कौरवों ने उस पाठ को कृपाचार्य को सुना दिया, लेकिन आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि इस पाठ को अब तक युधिष्ठिर ने नहीं सीखा था। उनके लिए यह बेहद आश्चर्य का विषय था, क्योंकि युधिष्ठिर जैसा छात्र कैसे इस छोटे से पाठ को याद नहीं कर पाया। कृपाचार्य ने उन्हें फिर अगले दिन तक का समय दे दिया और कहा कि तुम इसको याद कर कर मुझे फिर सुनाना। ऐसे कई दिन चलते गए और एक दिन युधिष्ठिर ने उस पाठ को कृपाचार्य को सुनाया। जब कृपाचार्य ने उनसे पूछा कि यह छोटा सा पाठ तो तुम कभी भी याद कर सकते थे, फिर इतना समय किस बात का? युधिष्ठिर ने यह जवाब दिया कि गुरुजी, क्रोध पर काबू करने का यह पाठ यदि सिर्फ याद करना होता मैं तो कभी भी कर सकता था, लेकिन मुझे इस पाठ को आत्मसात करना था, इसीलिए मुझे इतना समय लग गया। अब चूंकि मैं अपने क्रोध पर काबू सच में कर सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इस पाठ को सीख लिया है। ठीक यही चीज अब बच्चों के ऊपर भी लागू होती है। आपको शायद पता होगा कि इसी वर्ष से कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी करिकुलम में हमने नेशनल वॉर मेमोरियल तथा अपने ब्रेव सोल्जर्स के ऊपर एक चैप्टर भी शामिल किया है। हमारा प्रयास ये है कि हमारे बच्चे हमारे जवानों की वीरता से परिचित हों। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनकी वीरता व उनके साहस को आत्मसात करें। एक कवि के कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम अपने बच्चों के अंदर स्वदेश के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, उसे और प्रगाढ़ करना चाहते हैं, उसे और जागृत करना चाहते हैं। हालांकि यदि हम वीरता की कहानी पढ़ेंगे, साहस की कहानियां पढ़ेंगे, तो वह चीज हमें याद तो रहेंगी, लेकिन जब आप में से कोई बच्चा किसी साहसिक कार्य से जुड़ा कोई क्रियाकलाप करता है, कोई स्टोरी लिखता है या कोई पेंटिंग या फिर कोई वीडियो या फिर कोई पोएट्री बनाता है या किसी वीरतापूर्ण कार्य के लिए सम्मानित होता है, तो यह बच्चा अनेक बच्चों को प्रेरित करता है। उसके साहस से उसके साथी भी प्रभावित होते हैं। तब हमें यह संतोष होता है कि इस राष्ट्र का भविष्य साहसी बच्चों के हाथों में है। साथियों, एक समय था जब एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास संसाधन सीमित थे। हमारा ध्यान अलग अलग मुद्दों पर होता था। हम इतने प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों पर और अपने युवाओं पर ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन आज समय बदला है। आज न सिर्फ सरकार की प्रतिबद्धताएं बदली हैं, बल्कि युवाओं के एस्पिरेशंस में भी बदलाव देखा गया है। अब युवा ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं। उनके पास आकांक्षाओं का एक खुला आसमान बन चुका है। एक समय ऐसा था जब युवाओं को अधिकांश ध्यान तो पीयर प्रेशर की वजह से या रिश्तेदारों की वजह से या फिर माता पिता की वजह से सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या आर्म्ड फोर्सेस की तरफ ही लगा रहता था। लेकिन आज समय बदल चुका है और स्थिति ऐसी आ गई है कि अधिकांश युवा आज रिस्क उठाना चाहते हैं। कोई स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है तो कोई नए रिसर्च लीड्स को डेवलप कर आगे बढ़ना चाहता है। कई सारे ऐसे भी तो बच्चे हैं जिनका सपना है कि वो अलग अलग देशों तक अपनी कंपनी या अपने बिजनेस को प्रसार करें। कोई बच्चा संगीत में अपना करियर बनाना चाहता है तो कोई बच्चा नृत्य में अपना करियर गढ़ना चाहता है। अब युद्ध की आकांक्षाएं सीमित नहीं रह गई हैं, उनके अंदर साहस आया है। आज हमारे युवा ऐसी असीमित उड़ान उड़ने के लिए तैयार हैं कि उनके लिए आसमान भी छोटा पड़ चुका है।
हमारे युवा राष्ट्र निर्माण के लिए तत्पर बन चुके हैं। इसलिए हमारे भी यह कर्तव्य बनता है कि हम उन युवाओं को प्रोत्साहित करें। मेरे प्यारे बच्चों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लिए जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वैसे तो सारे कारक आवश्यक हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसमें होगा वह हमारे बच्चों का होगा। हमारे युवा साथी अपने कंधों पर एक विकसित राष्ट्र की जिम्मेदारी उठाएंगे। इसलिए एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, जो सबसे महत्वपूर्ण एसेट है, मैं वो मानता हूं कि हमारे सभी बच्चे ही हैं। इस राष्ट्र की संपत्ति यहां बैठी अमरीना बानो है। इस राष्ट्र की संपत्ति यहां उपस्थित ईशा शर्मा है। इस राष्ट्र की संपत्ति यहां उपस्थित आप सभी बच्चे हैं, जो आगे चलकर इस देश का भविष्य संवारेंगे। सिर्फ यहां उपस्थित बच्चे ही नहीं, बल्कि भारत की 140 करोड़ की आबादी में जो भी बच्चे हैं, जिनके कंधों पर आगे चलकर भारत के विकास की जिम्मेदारी आने वाली है, यह वह सभी बच्चे मेरी समझ से इस राष्ट्र की संपत्ति है। मैं वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 के विजेताओं को अपनी तरफ से हार्दिक बधाइयां देती हूं। आप सभी ने अपनी कड़ी मेहनत और अपने जुनून से जो मानक स्थापित किया है, उसका फल आपको आज जरूर मिला है। मैं इस प्रतियोगिता को यादगार अनुभव बनाने में शामिल सभी बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। जिस प्रकार से आपने एक उत्साहपूर्ण माहौल में और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल में एक प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, वह निश्चित रूप से आप सभी के भविष्य को बहुत ही आगे ले जाएगा। मैं प्रोजेक्ट वीर गाथा की लगातार सफलता पर इससे जुड़े सभी लोगों को बधाइयां देती हूं और अंत में हमारे इन बच्चों के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी देती हूं। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। ये वो बेटी है जिससे माँ के आंगन में उजाला है और शुडई से देश के आंगन में उजाला है। बहुत खूब ये प्रतिबिंब है नए भारत का। ऐतिहासिक आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक अभूतपूर्व नई प्रक्रिया को यहाँ जन्म दिया, एक नया इतिहास मानो रच दिया है। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ, ये नया भारत है। तहजीब का रंग सुनहरा हूँ मैं, सीमाओं का पहरा हूँ मैं, नए भारत का चेहरा हूँ। माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक अध्यापक के रूप में देश के भावी नागरिकों का भविष्य संवारने में अपना जीवन समर्पित किया है, जिसकी एक झलक आज हम सबको यहाँ बखूबी देखने को मिली। मे नाउ रिक्वेस्ट मिसेस प्राची पांडे, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर द वोट ऑफ थैंक्स, प्लीज। Good afternoon. Thank you for this honor and privilege to deliver the vote of thanks. We are truly honored and privileged to have Honorable Raksha Mantri Ji, Shri Rajnath Singh Ji, Honorable Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan Ji, for gracing this occasion with their presence and for delivering such an inspiring and thought-provoking address. Sirs, I am grateful for your valuable guidance and support in steering the project, which resulted in a record participation from more than 2,42,000 schools pan-India, transcending all barriers, which is unprecedented. I would also like to thank the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R.